तो सो हेलो गाइस, लेट्स टुडे हम लोग आज क्या करेंगे, पार्लियामेंट का चैप्टर। ठीक है, मतलब पार्लियामेंट का लेक्चर एक्चुअली होगा 3 या 4 लेक्चर्स या 5 लेक्चर्स में, क्योंकि ये थोड़ा लंबा है। तो इसमें हम लोग थोड़ा पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे। ठीक है, आज हम लोग फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ठीक है, तो पार्लियामेंट क्या है? इंडिया की एक सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है कि नहीं? रिपब्लिक ऑफ इंडिया में ये एक बाई कैमरल इंस्टीट्यूशन है। मतलब बाई कैमरल मतलब दो हाउसेज हैं, एक लोकसभा जो हाउस ऑफ पीपल है, एक राज्यसभा है। ठीक है, दो सेपरेट चैम्बर्स में। ठीक है, टुगेदर ये दोनों हाउसेज जो है ना मिल के क्या बनाते हैं? पार्लियामेंट। मतलब लेजिस्लेटिव ऑर्गन जो है बॉडी का। हमने एग्जीक्यूटिव ऑर्गन को कंप्लीटली डिस्कस कर लिया, जो प्ले करता है क्या, एक सेंट्रल रोल लॉ मेकिंग में या पॉलिसी मेकिंग या ओवरसी करता है जो फंक्शंस हैं गवर्नमेंट के। ठीक है, पार्लियामेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग जो लॉज एंड लैंड के, और अप्रूव करता है जो बजट अप्रूव करता है 31 मार्च वाला, और होल्ड करता है एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है ना उसको भी अकाउंटेबल होल्ड करता है। ठीक है, यहाँ डिबेट डिस्कशन सब कुछ यहीं पे होता है। हम लोग अब इंडिविजुअली लेते हैं, कंपोजिशन पढ़ते हैं ईच हाउस की। देखो लोकसभा जो है इसकी कंपोजिशन देखते हैं। ठीक है, लोकसभा जो है जहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, मतलब लोगों के द्वारा जो है नियुक्त होकर ये लोग आते हैं। ठीक है, जो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा, एमपीज के द्वारा। इसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितने? 552। अब इन 552 में इसमें देखो अप टू 530 जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं डिफरेंट स्टेट्स के, जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज से जो है इलेक्ट होकर आते हैं। 20 मेंबर्स जो हैं वो यूनियन टेरिटरीज से इलेक्ट होकर आते हैं। ठीक है, और 2 मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट से, एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज से। जबकि ये प्रोविजन जो है रिमूव कर दिया 104 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ना 2019 का, उसके द्वारा। ठीक है, अब ये 2 नॉमिनेटेड मेंबर जो पहले एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते थे वो अब नहीं है। ठीक है, जो टर्म है लोकसभा की वो 5 ईयर होती है, आफ्टर विच जनरल इलेक्शन हेल्ड होता है। 5 साल में जनरल इलेक्शन होता है ना, उससे पहले भी हो सकता है अगर टर्म जो है उससे पहले डिसॉल्व की जाए प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, जो एडवाइस प्रेसिडेंट करता है ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, या किसी और कारण से भी जो कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस जो खत्म हो जाए, सरकार गिर जाए, उससे पहले इलेक्शन होता है, नहीं हो रहा तो 5 ईयर के बाद जनरल इलेक्शन होगा ही होगा। अब लोकसभा के पास कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स भी हैं, जैसे इंट्रोड्यूस, जैसे पास करने में रिलेटेड टू मनी बिल, जो रिलेटेड होता है टैक्स या गवर्नमेंट स्पेंडिंग। हम आगे जब मनी बिल का पढ़ेंगे आर्टिकल 110 उसमें हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ये रिस्पॉन्सिबल भी है पासिंग या रिजेक्ट करने में, या डिस्कसिंग जो इशू है नेशनल इंपॉर्टेंस के, और अप्रूविंग जो बजट है उसमें इसकी बहुत पावर्स हैं लोकसभा की। ये क्रूशल रोल प्ले करता है गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराने के लिए, जो डिबेट, क्वेश्चन आवर्स, क्वेश्चंस और मोशंस के थ्रू जो है एग्जीक्यूटिव जो है उसको जो है अकाउंटेबल ठहराता है। ठीक है, जो स्पीकर है लोकसभा का वो रिस्पॉन्सिबल होता है मीटिंग क्या, ऑर्डर और डेकोरम जो है हाउस का मेंटेन करने में। ठीक है, ये हमने लोकसभा की जो है कंपोजिशंस देखी। अब हम चलते हैं राज्यसभा की तरफ। देखो राज्यसभा जो है वो काउंसिल ऑफ स्टेट है। फेडरल स्ट्रक्चर में बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है, जहाँ राज्यसभा जो है वो क्या इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स को प्रोटेक्ट करता है। इसकी कंपोज ये एक परमानेंट बॉडी है, याद रखना, ये डिसॉल्व नहीं होती है। इट इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू डेजोल्यूशन। समझ गए? नॉट सब्जेक्टिव डेजोल्यूशन क्या मतलब? इसमें 245 मेंबर्स होते हैं, 233 जो हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा। ठीक है, और एज वेल एज जो लेजिस्लेटिव असेंबली जहाँ यूनियन टेरिटरीज भी है। एक सिस्टम होता है जिसको हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, वही सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जो हमने प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में पढ़ा भी है। ठीक है, किस तरीके से वो फॉर्मूला काम करता है। और 12 मेंबर्स जो है वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। एक्सपर्टीज जैसे लिटरेचर, साइंस, आर्ट, या फिर सोशल सर्विसेज या स्पोर्ट्स में कोई एक्सीलेंस है वहाँ से, जैसे सचिन तेंदुलकर, या फिर किसी सिनेमा के किसी एक्टर को वो नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, वो अपनी एक डिफरेंट व्यू पॉइंट और डिफरेंट एक्सपर्टीज प्रोवाइड करते हैं। ये 12 मेंबर्स जो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, दो दे आर नॉमिनेटेड ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। अब टर्म देखते हैं। राज्यसभा जो है कॉन्टिन्यूस बॉडी, ये हमने पढ़ लिया। इसके 1/3 मेंबर जो, ये तो नहीं है कि एक बार इलेक्ट हो गए तो अब सारे के सारे जो है वो हमेशा पावर में रहेंगे। 1/3 मेंबर जो है हर एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल में रिटायर होते हैं। मेंबर्स जो है इलेक्ट किए जाते हैं 6 ईयर टर्म के लिए, याद रखना। 5 ईयर है लोकसभा में, 6 ईयर है राज्यसभा के। अब पावर एंड फंक्शन, राज्यसभा जो है उसका भी रोल है लॉ मेकिंग में, बट ये ओवरराइड नहीं कर सकती लोकसभा में, लोकसभा को मनी बिल के केसेस में। बाकी केसेस में बराबर है। इट इज़ ए रिवाइजिंग चैम्बर, मतलब कि रिव्यू करता है और सजेस्ट करता है अमेंडमेंट, जो बिल को जो पास किए जाएंगे लोकसभा के द्वारा।
ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्क्रूटनाइज करने में बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसी और लेजिस्लेचर को, स्पेशली जो रिलेटेड है फेडरलिज्म के या नेशनल सिक्योरिटी के या फिर इंटर स्टेट रिलेशनशिप के, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर में टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ, इसका फंक्शन जो इंपॉर्टेंट तो वही है ना राज्यसभा में। अब सिस्टम, इलेक्शन का सिस्टम लोकसभा में कैसा है? राज्यसभा का देख लिया हमने, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स होता है, ठीक है। लोकसभा का इलेक्शन जो है इंडिया में वो बेस्ड एक डायरेक्ट डेमोक्रेटिक प्रोसेस, जिसमें सिटीजन्स जो हैं वो इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव जनरल इलेक्शन में, जो 5 साल में होता है। इलेक्शंस आर कंडक्टेड बेस्ड ऑन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जहां कैंडिडेट जो रिसीव करेगा हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट इन ईच कॉन्स्टिट्यूंसी इज इलेक्टेड। हियर द ओवरव्यू ऑफ इलेक्शन प्रोसेस। देखो क्या है कि यहाँ ये नहीं है कि 51% वोट लेगा 100 में से, नहीं, वो नहीं है। यहाँ पे क्या है कि जिसके पास जितने मेंबर्स खड़े हुए हैं, मतलब 5 मेंबर्स हैं और 5 में सबसे ज़्यादा जिसके वोट है वही जीतेगा, चाहे उसको 20% वोट ही मिले, समझे? इस तरीके से है ये। तो कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड है, इंडिया को 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड किया। हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक मेंबर इलेक्ट होगा लोकसभा में, जिसके पास उस कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज़्यादा वोट्स आएंगे। कॉन्स्टिट्यूंसी डिमार्केट किसके द्वारा की जाती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, रफली बेस्ड ऑन के पॉपुलेशन के बेस पे। एडजस्टमेंट जो मेड किए जाते हैं वो अकाउंटेबल किए जाते हैं, जियोग्राफी और डेमोग्राफिक फैक्टर्स भी होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए क्या है, वो डिलिमिटेशन कमीशन बिठाई जाती है, उससे किए जाते हैं। ओके, फिर हम पढ़ते हैं एलिजिबिलिटी, कौन कौन जो है वोटर, मतलब अगर इंडियन कोई सिटीजन 18 ईयर्स का है या उससे ओल्डर है, ऑन अ डे ऑफ वोटिंग इज एलिजिबल टू वोट। ओके, 18 ईयर्स और अबोव। ओके, फिर वोटर जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए इलेक्टोरल रोल में, रिस्पेक्टिव उस कॉन्स्टिट्यूंसीज के जो इलेक्टोरल रोल जो लिस्ट है उसमें रजिस्टर्ड होना चाहिए। वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। मिनिमम एज जो है, अगर इलेक्शन कंटेस्ट करना है लोकसभा में तो एज 25 ईयर होना चाहिए, राज्यसभा में 35 है। तो कैंडिडेट को जो है वो एक कैंडिडेट मस्ट, वो डिस्क्वालीफाइड भी नहीं होना चाहिए किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड या कोई बैंकरप्सी या डिस्चार्ज होता है तो वो जो है इलेक्शन में नहीं खड़ा हो सकता लोकसभा में, अगर कोई बाय लॉ अगर कोई वो डिस्क्वालीफाइड होता है तो, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है और बहुत सारे कानून है। इलेक्टोरल सिस्टम देखो, इंडिया यूज़ करती है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जिसमें कैंडिडेट जो है मोस्ट वोट लेता है ईच कंस्टिट्यूंसीज में, ठीक है। इवन इफ ही डिड नॉट विन एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी, मतलब अगर उसके 50% से ज़्यादा नहीं आए ना तो भी वो जीत सकता है, बस ये शर्त है कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है सबसे ज़्यादा वोट उसने लिए, ठीक है। वोटर कास्ट करता है सिंगल वोट अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, एक इंसान एक वोट ही दे सकता है। ओके, हर जो कैंडिडेट है जिसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स हैं वो जीतता है और बिकम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर दैट कॉन्स्टिट्यूंसीज। ओके, उस कॉन्स्टिट्यूंसी से जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले वो बन जाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, ठीक है, लोकसभा में। अब रीएडजस्टमेंट हर सर्वे, देखो डीलिमिटेशन कमीशन जो है लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए, डीलिमिटेशन एक प्रोसेस है जिससे रीड्रॉ की जाती है बाउंड्रीज कॉन्स्टिट्यूंसीज की, जब उसमें जो है पॉपुलेशन चेंज आती है और इंश्योर करते हैं कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी रफली सेम पॉपुलेशन हो, एज क्लोज एज पॉसिबल, एक फेयर रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में मिले। आफ्टर एवरी सेंसस एक डीलिमिटेशन कमीशन अपॉइंट की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, हर सेंसस के बाद 10 साल में जो होता है। आगे इसका एक पढ़ते हैं हम। इंडिया जो है ओवरसी करता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट, यानी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो ओवरसी करता है, ठीक है। और कमीशन जो है वो डिफाइन करती है बाउंड्री हर कॉन्स्टिट्यूंसीज की, ये इतने में जो है इतनी ताकि रफली जो है थोड़ी थोड़ी पॉपुलेशन जो है एक कॉन्स्टिट्यूंसी और दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसीज की सेम हो, इस तरीके से, ठीक है, एक स्टेट के अंदर होती है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखो, इनिशियली जो कॉन्स्टिट्यूंसीज थी वो एडजस्ट की गई 1951 के सर्वे पे, आफ्टर जो 1976 में डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट आया। तो डीलिमिटेशन 1976 का जो डीलिमिटेशन एक्ट है उसने फ्रोजन अंटिल द सेंसस के 2001 के सेंसस तक क्या किया जाएगा, फ्रोज किया जाएगा कि और जो है कॉन्स्टिट्यूंसीज का इंक्रीज नहीं होगा। ये वेरियस चीज़ों के से था तब, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए भी ये एक मेजर था, ठीक है, ताकि जो है और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिससे क्या है स्टेट काम करेगी पॉपुलेशन कंट्रोल पे, नहीं तो कुछ स्टेट्स क्या है पॉपुलेशन कंट्रोल पे काम नहीं करेंगे और एक्सेसिव पॉपुलेशन होगी और डीलिमिटेशन, ताकि उस स्टेट को बेनिफिट होगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसके लिए। अब डीलिमिटेशन कमीशन जो है 1976 में 42 अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या कर दिया था, कंसर्निंग पॉपुलेशन ग्रोथ 2001 तक फ्रीज कर दिया था, समझे। उसके बाद दोबारा किया था, दोबारा भी एक एक्ट आया था उसके और फ्रीज कर दिया था इसको फर्दर। अभी दोबारा जो सर्वे होगा उसके बाद पता चलेगा कि इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं या नहीं करते हैं,
डिक्रीज तो नहीं होगा, इंक्रीज होगा। अब रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर SC एंड ST, देखो इंडिया में जो है ना रिजर्वेशन ऑफ सीट जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए एक की फीचर है हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम का, जो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि इंश्योर कर सके जो हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज और डिसएडवांटेजेस कम्युनिटीज़ हैं उनको जो है पूरा जो है रिप्रेजेंटेशन मिले लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी, ठीक है। पहले क्या था कि अलग से जो है इलेक्टोरल कॉलेज था किसके लिए, SC और STs के लिए, वो हटाकर जो है इंडिपेंडेंस के टाइम तो हमें जो है ये दिया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह रिजर्वेशंस दी गई। अब रिजर्वेशन ऑफ सीट देखो लोकसभा में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है इंडिया की वो प्रोवाइड करते हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए लोकसभा में। मेन फीचर क्या है कि सर्टन नंबर ऑफ कुछ सीटें जो है लोकसभा में वो रिजर्व कर दी जाती हैं कि यहाँ पे सिर्फ जो है इसी कम्युनिटी का ST का बंदा ही इलेक्शन में खड़ा होगा। एग्जैक्ट नंबर जो वो डिटरमाइन किया जाता है डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा बेस्ड ऑन जो पॉपुलेशन का जो डेटा है सेंसस के, वही सेम जो है सिमिलर सेट ऑफ SC और STs के लिए भी होता है। जहाँ सिग्निफिकेंट जो कम्युनिटी ST की है उस एरिया में वहाँ का जो है सीट रिजर्व की जाती है कि यहाँ सिर्फ ST का कैंडिडेट खड़ा होगा, ठीक है, ताकि एडुकेट जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में नहीं। ड्यूरेशन ऑफ रिजर्वेशन देखो इनिशियली जो है 10 साल के लिए रिजर्वेशन किया था 1947 को। होएवर जो सोशल इकोनॉमिकल चैलेंजेस जो फेस किए इन कम्युनिटीज़ में उसकी वजह से जो है रिजर्वेशन जो है मल्टीपल टाइम एक्सटेंड कर दिया। ऑन गोइंग क्या है SC और ST के लिए अभी लोकसभा में जो है इनडेफिनेटली बाई ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट SC और ST के लिए एक्सटेंड कर दिया इनडेफिनेटली, ठीक है। मोस्ट नोटेबल जो था 84th जो अमेंडमेंट 2002 में था, इसने फ्रोज कर दिया नंबर ऑफ सीट जो एलोकेट की जाएंगी ईच स्टेट को, तो अंटिल 2026 के सर्वे तक। अब रिजर्वेशन जो कंटिन्यू किया है दिस पीरियड, कोई फिक्स्ड एक्सपायरी डेट जो है रिफ्लेक्ट नहीं करती है जो ऑन गोइंग जो एफर्मेटिव एक्शंस लिए गए हैं इस कम्युनिटीज़ के लिए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए 2026 के सर्वे तक जो है फ्रीज की गई हैं सीटें, लेकिन आगे पता चलेगा अब दोबारा कोई नया लॉ आएगा तो। ड्यूरेशन लोकसभा की देखो फर्स्ट ईयर टर्म, लोकसभा जब इलेक्ट होती है फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। इसका मतलब कि जनरल इलेक्शन जो है 5 साल बाद होंगे अगर सर्व करें, अनलेस कोई अर्लियर डेजोल्यूशन हो जाए गवर्नमेंट का। अब डेजोल्यूशन कैसे होता है लोकसभा का, लोकसभा डिसॉल्व की जा सकती है 5 साल के पूरे होने से पहले भी, इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर पे ये चाहे तो डिसाइड करे कि वो इस लोकसभा को डिसॉल्व करेंगे। डेजोल्यूशन जो है लोकसभा को वो ब्रिंग क्या करता है, एंड टू द टर्म ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और एक फ्रेश इलेक्शन होल्ड होता है सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। रिजर्वेशन क्या, अगर डेजोल्यूशन हो जाए लोकसभा को तो रेजिग्नेशन देना पड़ता है। एक्सटेंशन ऑफ लोकसभा टर्म देखो अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस सच एज जो नेशनल इमरजेंसी है, तो टर्म जो है लोकसभा की जो है वो क्या हो सकती है, एक्सटेंड हो सकती है 1 ईयर एट ए टाइम, बट नॉट बियॉन्ड 6 ईयर, 6 साल से ज़्यादा नहीं, 1 साल हर एक बार जो है एक्सटेंड हो सकती है अगर नेशनल इमरजेंसी है। हमने नेशनल इमरजेंसी में इसके बारे में डिटेल में पढ़ा है। ये आउटलाइन कहाँ किया गया, 83 आर्टिकल है उसके, आर्टिकल 83 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसको रिक्वायर्ड है अप्रूवल, पार्लियामेंट का अप्रूवल मिलेगा तभी, पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं देगा तो नहीं होगा। वो तो नेशनल इमरजेंसी में भी है ना, अगर नेशनल इमरजेंसी का अप्रूवल पार्लियामेंट नहीं देगा तो एक्सटेंड नहीं होगा, ठीक है। ड्यूरेशन राज्यसभा की, राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, ये लोकसभा की तरह डिसॉल्व नहीं होती है, ठीक है। ये एग्जिस्टेंस में रहती है आफ्टर जनरल इलेक्शन भी, जहाँ मेंबर जो है रिटायर होते रहते हैं फेज मैनर में, और पीरियोडिकली वो रिप्लेस भी होते हैं। टर्म मेंबर की मैंने बताया था 6 साल है। होएवर लोकसभा में जहाँ मेंबर्स जो हैं वेयर ऑल मेंबर्स आर इलेक्टेड वंस, राज्यसभा इज ए कॉन्टिन्यूस चैम्बर, मीनिंग कि 1/3 मेंबर जो है हर 2 साल में जो है रिटायर होते हैं, तो सब्सिक्वेंटली जो फंक्शन जो है वो कभी भी वैकेंट नहीं होता, ठीक है। और सीटें जो है सब्सिक्वेंटली हर 2 साल में जो है 1/3 मेंबर्स को रिटायर होता है, तो वैसे ही सीटें जो है फिल कर दी जाती हैं इलेक्शन करा के। रोटेशन सिस्टम देखो राज्यसभा में जो है ना रोटेशन सिस्टम क्यों है, क्योंकि ये इंटायर हाउस इज नेवर री इलेक्टेड, पूरा हाउस कभी री इलेक्ट नहीं होता है सेम टाइम में, इसीलिए क्योंकि 1/3 मेंबर री इलेक्ट होते रहते हैं, इसीलिए तो मेंबर जो रिटायर होते हैं वो न्यू मेंबर्स जो है रिप्लेस कर देते हैं सेम टाइम पे, ठीक है। उसी से जिस स्टेट के मेंबर, जिस यूनियन टेरिटरीज़ के मेंबर रिटायर हुए, उन्हीं यूनियन टेरिटरीज़ और उन्हीं स्टेट से जो है इलेक्शन के दौरान स्टेट असेंबली जो लेजिस्लेटिव असेंबली हैं वो जो है इन्हें नॉमिनेट जो है इलेक्ट करके भेजती है, ठीक है। अब हम देखेंगे जर्नल क्वालिफिकेशन जो है मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट का, बोथ लोकसभा में भी और राज्यसभा। देखो इंडियन सिटीजन जो इंडिविजुअल जो है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, दोनों हाउसेज की अगर मेंबरशिप मतलब लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, ठीक है, दोनों में जो है इलेक्शंस के लिए वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। फॉरेन नेशनल या इंडिविजुअल होल्डिंग सिटीजनशिप ऑफ इन अदर कंट्री वो एलिजिबल नहीं है मेंबरशिप पार्लियामेंट की। मिनिमम एज क्या है, मैंने बताया राज्यसभा के केस में 25,
नहीं, लोकसभा के केस में सॉरी 25, राज्यसभा के केस में 30 ईयर्स होनी चाहिए। दीज एजेस रिक्वायरमेंट इंश्योर करता है कि एक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा उसके पास मेच्योरिटी हो और एक्सपीरियंस हो कि वो लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को होल्ड कर सके। कुछ इलेक्टोरल क्वालिफिकेशंस भी हैं कि कैंडिडेट जो किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्ट होके आएगा उसके वो रजिस्टर्ड भी होना चाहिए उस कॉन्स्टिट्यूंसीज में एज ए वोटर, ठीक है। फॉर लोकसभा कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड एज ए वोटर in any of the constituencies in India. They must stand an election for constituency. मतलब कि इंडिया में जो ठीक है, राज्यसभा में क्या है, जो कैंडिडेट रजिस्टर्ड होगा एज ए वोटर इन एनी स्टेट और यूनियन, मतलब जिस स्टेट या यूनियन टेरिटरी से वो बंदा जो है वो इलेक्ट होके आएगा वो उस स्टेट का वोटर भी होना चाहिए। ओके, ये राज्यसभा और लोकसभा की कुछ क्वालिफिकेशन है, ठीक है। नॉमिनेशन देखो, ए कैंडिडेट मस्ट बी नॉमिनेटेड टू कंटेस्ट इलेक्शन, कि मतलब जो सम ऑफ द मेंबर्स जो है वो नॉमिनेटेड होते हैं ना, तो वो कंटेस्ट इलेक्शन करने के लिए भी होने चाहिए, मतलब जो ऊपर मैंने बताई ना चीज़ें वो भी फुलफिल होनी चाहिए। जैसे लोकसभा में कैंडिडेट मस्ट सबमिट ए नॉमिनेशन फॉर्म साइंड बाय द प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ वोटर्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। नॉमिनेशन फॉर्म जो है उसे सबमिट करना पड़ेगा लोकसभा में अगर कोई है कैंडिडेट को अगर नॉमिनेट होना है। राज्यसभा में भी है, वो मस्ट बी नॉमिनेटेड, एक सर्टन नंबर ऑफ पीपल जो हैं जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के हैं वो उसे नॉमिनेट करें, तभी वो और बाई रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हो तो वो नॉमिनेट किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। ओथ और ऑफिस देखो, इलेक्शन जीतने के बाद हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्या है, ओथ लेनी पड़ती है ऑफिस में आने से पहले, ठीक है, कि वो अप होल्ड करेगा कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ। ये ओथ जो है एडमिनिस्टर किसके द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, या उसका कोई डेजिग्नेटिव रिप्रेजेंटेटिव होता है उसके द्वारा, ठीक है, समझे। ये ओथ और एफर्मेशन है। नेक्स्ट चलते हैं, एडिशनल क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए लोकसभा के लिए। एलिजिबिलिटी टू कंटेस्ट लोकसभा इलेक्शन, कुछ के जो पर्सन जो शैल नॉट बी डिसक्वाली, किसी भी लॉ के अंदर वो डिसक्वालीफाइड नहीं होना चाहिए, जैसे आर्टिकल 102 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, मतलब जो कैंडिडेट मस्ट नॉट बी अनसाउंड माइंड एज डिक्लेयर्ड बाय द कॉम्पिटेंट, किसी भी कोर्ट के द्वारा जो है वो अनसाउंड माइंड का नहीं डिक्लेयर्ड होना चाहिए। अनसाउंड माइंड का समझते हो ना, मतलब ठीक है, या कोई क्रिमिनल कन्विक्शंस नहीं होने चाहिए, मतलब कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव बीन कन्विक्टेड ऑफ कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस जिसमें क्या है, जिसमें 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की जो है सज़ा हो, ओके, ठीक है, या डिस्चार्ज्ड अनडिस्चार्ज बैंकरप्सी, मतलब कैंडिडेट मस्ट नॉट बी अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कोई भी नहीं होना चाहिए किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, वो कोई भी या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है गाइस डुअल सिटीजनशिप, ओके। अगर कैंडिडेट कोई फॉरेन नेशनलिटी का है, मतलब दूसरे कंट्री के सिटीजनशिप होल्ड कर रहा है, तो वो एलिजिबल नहीं होगा मेंबर जो है लोकसभा का बनने का। या फिर डिफेक्शन, देखो डिफेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल से। डिफेक्शन क्या होता है अभी समझ लो, कि कोई भी कैंडिडेट अगर डिसक्वालीफाइड है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर, तो वो भी जो है कंटेस्ट नहीं कर सकता लोकसभा की सीट के लिए, ठीक है। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देखो, लोकसभा इलेक्शन में ना वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है, मैंने आपको बताया ना, जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट होंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी में वही बनेगा है। और कैंडिडेट विन इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी बाय स्क्वेयरिंग मोस्ट वोट, नॉट नेसेसरी मेजोरिटी नहीं होगी, नॉट नेसेसरली मेजोरिटी, मतलब 50 मेजोरिटी क्या होती है 50% से ज़्यादा। कोई 30% वोट भी ले रहा है तो बाकियों ने मिला जुला के 30 लिए सब ने, तो इसने सबसे ज़्यादा वोट लिए 30%, तो ये जीत जाएगा। हर एक एमपी रिप्रेजेंट करता है एक जोग्राफिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी, मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन है। और विनर जो है इज डिटरमाइन एक सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ वोट्स, सबसे ज़्यादा वोट, मतलब अगर 100 वोट है 100 में से 50 वोट है समझ लो, 30 वोट एक ने लिए और किसी ने 10 लिए, किसी ने 30 भी नहीं, चलो 15 वोट लिए, और बाकी जो है 20 जो है लोगों ने जो है उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4-4, 5-5, 6-6 करके जो है 20 वो जो है बाकी जो है 35 वोट लिए हैं। लेकिन जीता कौन, जिसने 15, जिसने एक ने जो है मैक्सिमम वोट लिए हैं, सब में से मिला के, सब में से जिसने मैक्सिमम वोट लिए, ठीक है। तो सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ वोट्स है, ठीक है। एडिशनल क्वालिफिकेशन क्या है, राज्यसभा जो काउंसिल ऑफ स्टेट है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कि क्वालिफिकेशन जो राज्यसभा कैंडिडेट है
और मोस्टली जो सिमिलर है जो लोकसभा के साथ है, कुछ स्पेसिफिक है। राज्यसभा में जो मेंबर नॉमिनेट होगा मस्ट बी नॉमिनेटेड एक इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इलेक्टेड जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वो जो है लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो नॉमिनेट करेंगे एक राज्यसभा मेंबर अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली से, जो राज्यसभा को क्या करेगा, राज्यसभा में रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, कुछ केसेस में जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के, जो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स को राज्यसभा में, एक नॉमिनेटेड मेंबर मस्ट ऑल्सो मीट द एलिजिबल क्राइटेरिया एंड मस्ट बी 30 ईयर्स और ओल्डर, 30 साल या 30 साल से ओल्डर होना चाहिए। लोकसभा में कितना है 25, राज्यसभा में 30। ओके, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, राज्यसभा में जो है इलेक्शन कंडक्ट होता है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है जिसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होती है। कैंडिडेट जो इलेक्ट होता है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट के लेजिस्लेचर असेंबली में। ठीक है, या फिर मेंबर जो इलेक्टोरल कॉलेज के होते हैं यूनियन टेरिटरीज में, सब में कहाँ है बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का हमने प्रेसिडेंट वाले टॉपिक में पढ़ा था, और मैंने ये भी कहा था मैं सेपरेटली वीडियो बना के आपको इसके मैं समझाऊंगा इसके बारे में। अब डिस्क्वालिफिकेशन, बोथ लोकसभा और राज्यसभा मेंबर्स के बारे में मैंने डिस्क्वालिफिकेशन लिखा है यहाँ पे। डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, जो बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने ना कुछ सर्टन डिस्क्वालिफिकेशन दिए अंडर आर्टिकल 102 में लोकसभा और 191 में जो है आर्टिकल में राज्यसभा के एमपीज के लिए, इंक्लूडिंग क्या है क्रिमिनल कन्विक्शंस भी, के इंडिविजुअल जो डिस्क्वालीफाइड है अगर वो कन्विक्ट हो गया है किसी भी क्रिमिनल केसेस में या मोरल ट्रिपिडी में जिसमें सेंटेंस उसको 2 साल की हो गई है या 2 साल से ज़्यादा की, 2 साल या 2 साल की ज़्यादा की जब सेंटेंस हो जाती है तो वो क्या होता है, डिस्क्वालीफाई हो जाता है मेंबर होने से पार्लियामेंट का। या फिर अनसाउंड मैनर का, अगर किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने उसे ये डिक्लेयर कर दिया कि ही इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है, तो भी वो डिस्क्वालीफाइड हो गया। या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अगर पर्सन कोई होल्ड कर रहा है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर किसी गवर्नमेंट के, अनलेस अगर वो मिनिस्टर नहीं है किसी सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है, तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। ठीक है, कोई भी पब्लिक सेक्टर कंपनी में है, कहीं पे भी है, जहाँ जहाँ भी गवर्नमेंट के जो है पब्लिक जो गवर्नमेंट है उसकी कोई भी चीज़ है सब्सिडरी है, उसके अंदर अगर कोई ऑफिस प्रॉफिट वाला ऑफिस जहाँ पे उसे सैलरी मिल रही है या कुछ अलाउंसेस मिल रहे हैं या कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, तो उससे जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। डिफेक्शन का क्या है कि अगर कोई मेंबर जो है डिफेक्ट करता है फ्रॉम एक पार्टी, क्या है डिफेक्शन, मतलब एक पार्टी का कैसे डिफेक्ट करेगा वो समझना है आपको। देखो डिफेक्शन का ये है कि एक पार्टी है समझ लो, क्रॉस द फ्लोर और ज्वाइन इन अदर पार्टी, मतलब एक पार्टी का मेंबर जो है वोटिंग के दौरान दूसरी पार्टी को वो के जो है ओपिनियन पे वोट दे रहा है, इस पार्टी के जो है विप को फॉलो नहीं कर रहा। विप क्या होता है आगे समझेंगे। और प्लस क्या है, वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है इलेक्शन के बाद। ठीक है, एक पार्टी का मेंबर समझ लो कांग्रेस का जो है उधर जाके कांग्रेस में जीता है और जाके दूसरी पार्टी बीजेपी में ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, तो ये इस पर डिफेक्शन लॉ लगेगा। इस प्रोविजन के अंदर दे आर डिस्क्वालीफाइड अनलेस दे एंजॉय इम्यूनिटी, कुछ सर्टन एक्सेप्शंस में अगर उसको इम्यूनिटी मिल रही है तो ठीक, नहीं तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। अच्छा, लैक ऑफ वोटिंग राइट, जो पर्सन डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा वोटिंग से, फॉर एग्जांपल किसी क्रिमिनल ऑफेंसेस या ऑन ग्राउंड ऑफ बीइंग ए फॉरगन नेशन इज नॉट एलिजिबल टू स्टैंड फॉर इलेक्शन। ठीक है, ये तो हमने ऊपर पढ़ लिया। अब रीजन फॉर वेकेटिंग सीट इन पार्लियामेंट, अब सीट वैकेंट में होती है, देखो ना, ये सीट जो है लोकसभा में किसी भी एमपी की लोकसभा में या राज्यसभा में कौंसिल ऑफ स्टेट में वो वैकेट हो सकती है बहुत सारे रीज़न के साथ, मतलब खाली रह सकती है। डिस्क्वालिफिकेशन से भी हो सकती है, रिज़ाइन भी कर सकता है वो, या बाकी कोई अदर कोई लीगल रीजंस हैं, कोई क्रिमिनल केसेस है, कुछ है जिससे सीट जो है वैकेंट हो सकती है। ठीक है, ये ले डाउन क्लियरली किया वो आर्टिकल 1012 191 में 192 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट में भी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, रेजिग्नेशन क्या, वो रेजिग्नेशन में वॉलेंटरी रेजिग्नेशन भी हो सकता है। एक पीएम एक एमपी जो है मैं लोकसभा या राज्यसभा का, वो वॉलेंटरी रिज़ाइन कर सकता है अपनी सीट से कि मैं रिज़ाइन देता हूँ। और रिज़ाइन वो यूजुअली सबमिट किसको किया जाता है, राइटिंग में, मतलब राज्यसभा में चेयरमैन को और लोकसभा में जो है स्पीकर को दिया जाता है। तो ए रेजिग्नेशन फ्रॉम राज्यसभा इज एड्रेस टू चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और लोकसभा में रेजिग्नेशन जो है स्पीकर को दिया जाता है। जब रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाता है, एक्सेप्टेड, द सीट जो है वो खाली हो जाती है। अगर रेजिग्नेशन नहीं एक्सेप्ट होता है, फॉर एग्जांपल इफ द स्पीकर और चेयरमैन फील्स के रेजिग्नेशन जो है वो वॉलंटरी नहीं है, ज़बरदस्ती किसी के द्वारा करवाया जा रहा है कोई दबाव में, तो द सीट रिमेन ऑक्यूपाइड जब तक कि ये इशू सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, आगे है एब्सेंस फ्रॉम सेशन अनपेड वैकेंसी, मतलब फेलियर टू अटेंड। मतलब देखो
जब मेंबर डिसक्वालीफाई हो जाता है, अगर वो अपनी सीट उसकी वैकेंट हो जाती है, अगर वो अटेंड नहीं करता सेशन ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड ऑफ 60 दिन लगातार, अगर उसने एक भी दिन सेशन नहीं जो है लोक में पार्लियामेंट का सेशन नहीं जो है अटेंड किया, या 60 दिन से ज़्यादा, और बिना परमिशन के किसके, स्पीकर या चेयरमैन के, मतलब राज्यसभा के केस में चेयरमैन, लोकसभा के केस में स्पीकर, इनसे परमिशन लिए बिना 60 दिन तक एब्सेंट है मतलब पार्लियामेंट से, तो दिस इज यूजुअली रेलिवेंट फॉर द केस ऑफ प्रोलॉन्ग्ड एब्सेंस ऑफ इलनेस या अदर रीजंस, ठीक है। पार्लियामेंट हैव अ डिस्क्रिशन टू डिसाइड वेदर और नॉट टू डिक्लेयर सच सीट वैकेंट, तो पार्लियामेंट के पास डिस्क्रिशन होता है कि वो इस सीट को वैकेंट डिक्लेयर करे या नहीं, ठीक है। ये कुछ चीज़ है। अब इलेक्शन ऑफ द ऑफिस 60 डेज याद रखें, इलेक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, अगर एमपी जो है इलेक्ट हुआ है एज ए प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट इंडिया का, तो भी उसे जो है पार्लियामेंट की सीट वैकेंट करनी पड़ेगी। इसका मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है को होल्ड करने से कोई भी ऑफिस, है ना, कोई भी ऑफिस जो है, एनी होल्ड ऑफिस होल्डिंग वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट फ्रॉम होल्डिंग एनी ऑफिस अदर प्रॉफिट ऑफ ऑफिस इंक्लूडिंग द मेंबरशिप, मतलब इवन जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है उसके अलावा भी जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है उसको कोई भी ऑफिस होल्ड करने से जो है डिसबार कर देता है पार्लियामेंट, इंक्लूडिंग जो मेंबरशिप है पार्लियामेंट की उससे भी हटा देता है अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनना, ठीक है। अब और देखो, ओथ और एफर्मेशन जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, देखो एज पर आर्टिकल 84 क्या कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, 84 कहता है कि हर मेंबर जो लोकसभा में, एवरी मेंबर इन लोकसभा जो है हाउस ऑफ पीपल, और राज्यसभा जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, वो एक ओथ लेगा और मेक एन एफर्मेशन के ही वो जब अज्यूम करेगा रोल एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, उसकी ओथ और एफर्मेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दी हुई है, रूल ऑफ लॉ और कमिटमेंट जो है पब्लिक सर्विसेज को, एलिजेंस उसका कॉन्स्टिट्यूशन को, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करेगा, और कमिटेड है वो सर्विस करने के लिए, लोगों की सेवा करने में। अब ओथ एंड एफर्मेशन फॉर लोकसभा और राज्यसभा, देखो यहाँ टेक्स्ट है, पूरी पढ़ के देख सकते हो, टेक्स्ट ऑफ द ओथ ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, देखो द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है वर्डिंग, जो ओथ है वो आर्टिकल 84 में एमपी के लिए जो कंसिडर किया जाता है, जो किसकी तरह एडमिनिस्टर किया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह, और ए डेजिग्नेटेड कोई भी रिप्रेजेंटेटिव। ओथ क्या है, फॉर थोज हु चूज टू स्वेयर एन ओथ, जो ओथ लेना चाहते हैं। इफ ए बी डू स्वेयर, आई ए बी मतलब बंदे का नाम है जो है, नेम ऑफ द गॉड के नाम पे जो करना चाहता है, दैट आई विल बेयर ट्रू फेथ एंड अलीजियंस, किसको, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, और जो लॉ एस्टेब्लिश किया गया है, और मैं आप होल्ड करूंगा सोवर्निटी और इंटीग्रिटी इंडिया की, और मैं फेथफुली डिस्चार्ज करूंगा ड्यूटी, और आई एम विच आई एम इंटरिंग टू, जिस 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 ओहदे पे मैं जा रहा हूँ, जिस ओहदे को मैं ले रहा हूँ, उसकी जो भी ड्यूटीज़ होंगी वो मैं फेथफुली डिस्चार्ज करूँगा। और जो एफर्मेशन लेता है ओथ की जगह, वो थोज हु मेक एन एफर्मेशन इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग, कसम लेने की जगह, ठीक है, मैं जो है सोलोमनली अफेम करता हूँ कि मैं ट्रू फेथ और एलिजेंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को दूंगा, एस्टेब्लिश लॉ को दूंगा, सोवर्निटी और इंटीग्रिटी को होल्ड करूंगा, और फेथफुली डिस्चार्ज करूंगा ड्यूटी, और जिस पे मैं इंटर हो रहा हूँ, सेम ही है, सिर्फ ओथ की जगह एफर्मेशन होती है, ठीक है। अब सैलरी और अलाउंसेज जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, देखो सैलरी, एक एमपी की सैलरी और अलाउंसेज वो क्या, पार्लियामेंट जो सैलरी अलाउंसेज एक्ट है ना 1954, जो बेसिक सैलरी है वो 1 लाख होती है पर मंथ, और जो सैलरी है वो टैक्सेबल होती है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर किसी भी सैलरी की तरह, और एमपी को रिक्वायर होता है कि वो अपना इनकम टैक्स पे करे अपनी अर्निंग से, ठीक है। ये भी याद रखना। कॉन्स्टिट्यूशनल अलाउंसेस, देखो एमपी जो इंटाल्टर होता है बहुत से अलाउंसेस, जैसे 70,000 पर मंथ मिलता है उसको, ये अलाउंसेस इंटेंट होता है कि हेल्प करे एमपी को कवर करने के लिए एक्सपेंसेस जो उसके वर्क रिलेटेड होंगे रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूंसी में, इंक्लूडिंग जो मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट, होल्डिंग मीटिंग, मेंटेनिंग ऑफिस, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, एक एमपी का ऑफिस होल्ड करना है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ होता है, मीटिंग्स के लिए खर्चा होगा भाई, ट्रैवल करना है, ठीक है, ट्रैवल अलाउंसेस अलग से होते हैं। इट इज़ डेजिग्नेटेड टू हेल्प एमपी सनेक्ट, ताकि वो कनेक्टेड रहे। देखो दिल्ली में एमपी है पार्लियामेंट में, ठीक है, वो अपना काम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी तो करेगा, उसके लिए पैसा चाहिए, वो वहाँ भी सर्व करे उसके पीपल्स को इफेक्टिवली जहाँ से वो चुन के आया है, ठीक है। और क्या, डेली अलाउंसेस भी मिलते हैं, देखो एमपी को डेली अलाउंसेस भी मिलते हैं जब पार्लियामेंट सेशन में होता है। ये अलाउंसेस जो कवर करते हैं उसके ट्रैवल, एकोमोडेशन, फूड और बाकी जो इंसिडेंट्स होते हैं एक पार्लियामेंट के जो है सेशन को अटेंड करने के लिए, ठीक है। 2,000 रुपये पर डे मिलते हैं जो डेली अलाउंसेस है जब एमपी अटेंड करता है सेशन ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि दूसरे दूर दूर से कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं दिल्ली में। ट्रैवल अलाउंसेस भी हैं, जो अटेंड करता है पार्लियामेंट सेशन या ट्रैवल करता है किसी ऑफिशियल वर्क के लिए, उसके ट्रैवल अलाउंसेस में, और बहुत सारे अदर एक्सपेंसेस भी हैं, ठीक है। जैसे 60 रुपये पर मंथ मिलता है, दिस कवर जो कॉस्ट कवर करता है उसके ऑफिस रन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूंसीज में, और पार्लियामेंट जो है इंक्लूडिंग जो सेक्रेटरियल सर्विसेज है या ऑफिस सप्लाई है या कम्युनिकेशन कॉस्ट है, उस सारा पैसा मिला के, मतलब हर चीज़ के लिए मिलता है, हर काम के लिए, ठीक है।
तो ये हम लोगों ने जो है आज जो है पार्लियामेंट का हमने पहला लेक्चर कर लिया है, ठीक है। ओके, हम लोग ये है 3 से 4 लेक्चर्स में पार्लियामेंट को पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। थोड़ा ये मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में किया, आई हैड सम वर्क टू गो, सो इट वाज नॉट वेरी वेल, I believe कि I have not explained to the fullest, and if you have a doubt just comment below and I will explain everything if you have doubt anywhere. Okay, we will start lecture 2 I think from in the evening, I believe we will do it. Okay, thank you, goodbye.